हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरी क्लास 3 है, थर्ड क्लास हमारी, जो कि हमारा अभी सेकंड चैप्टर चल रहा था डिविडेंड का। उसके अंदर हमने अभी कर लिया था क्या कहते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब हम करेंगे सेक्शन 135, यानी सेक्शन 134 तक हम कर चुके थे। सेक्शन 135 आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सेक्शन 135 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीड विद, यानी इसको किसके साथ रीड करना है, रूल्स के साथ ही रीड करना है। द कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014। तो इसमें क्या है, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज। अच्छा, मैं पहले दोबारा बता दूं कि ये सारे नोट्स जो भी मैं बनाता हूँ ये मैं दो जगह से बनाता हूँ, बेयर एक्ट से, और दूसरा जो कि स्टडी मटेरियल गिवन है ICI का, तो आप वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। CSR इम्प्लाइज अ कॉन्सेप्ट, यानी कह रहा है कि CSR एक कॉन्सेप्ट है वेयर बाय कंपनीज डिसाइड वॉलंटरीली, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से, वैसे भी एक्ट बना दिया तो अपनी मर्जी तो होती नहीं है, डिसाइड वॉलंटरीली टू कंट्रीब्यूट टू बेटर सोसाइटी, यानी कि बेटर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी कंपनियां, एंड क्लीनर इन्वायरमेंट, यानी कि तीन चीजें कही गई। कंपनीज जो हैं अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करेंगी बेटर सोसाइटी और बेटर इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, चार चीजें हो गई, वॉलंटरी, कंट्रीब्यूट, बेटर सोसाइटी, क्लेवर इन्वायरमेंट। अब रूल्स में क्या लिखा हुआ है, कंपनी CSR रूल्स 2014। रूल्स इंपॉर्टेंट हैं सर, रूल्स इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ CSR, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, यानी कि इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं। क्या क्या लिखा है, पहला प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, यानी कि शेड्यूल 7 बना रखा है CSR पॉलिसी के अंदर, रूल्स के CSR पॉलिसी के अंदर रूल्स में, कि शेड्यूल 7 में कुछ आइटम्स ऐसे गिवन हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स गिवन हैं जहां पे अगर कंपनी एक्सपेंडिचर करती है तो मान लेंगे कि वो CSR का एक्सपेंडिचर है, या फिर कंपनी को अगर एक्सपेंडिचर करना है CSR पे तो इस शेड्यूल के अंदर कुछ एक्टिविटीज गिवन है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकती है, पैसा लगा सकती है। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि इसके अंदर या ये आएगा शेड्यूल 7 में, या फिर, ठीक है, या फिर सॉरी एंड, यानी इसके साथ साथ आ सकता है। तो हम थे आगे, प्रोवाइडेड, यानी कि कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स के अंदर डेफिनेशन जो एक्टिविटीज हैं या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स है वो सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सब थे। उसके बाद सेकंड जो था, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम रिलेटिंग टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि शेड्यूल 7 में जो लिखा हुआ है वो तो कर ही सकते हैं, वो तो दिया ही है, लेकिन अगर उसके अलावा भी कुछ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे इन परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CSR कमेटी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो CSR कमेटी जो बनेगी, तो यानी कि CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, वो जो रेकमेंड करेगी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यानी कि प्रोवाइड करते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ CSR। ठीक है, CSR मीन्स एंड इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू, कह रहे इसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं पर यहां तक लिमिटेड नहीं है, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी दे रखी है, यानी किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले, जिस कंपनी की, कोई भी कंपनी हो, एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, यानी NTN, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, कभी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, शेल कॉन्स्टिट्यूट एज CSR कमेटी, हमें CSR, उस कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी ऑफ बोर्ड। ठीक है, CSR कमेटी विल सर्व एज ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, कह रहे CSR कमेटी एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटर मैकेनिज्म होगा। ठीक है, फॉर फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है तो नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट की जो कंडीशंस है शेल बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 381। सेक्शन 381 क्या है बाद में पढ़ेंगे। एवरी कंपनी, हर कंपनी, विच सीजेस टू फुलफिल, यानी कि भाई एप्लीकेबिलिटी तब हो जाएगी जब भाई एक साल में कभी भी ड्यूरिंग द ईयर तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए, तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए। ठीक है, और अगर कंडीशन पूरी हो जाती है एक साल तो कंपनी की CSR कमेटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कब खत्म हो जाएगी, यानी कि सीजेस का मतलब होता है बंद हो जाना, खत्म हो जाना। कह रहा है कोई भी कंपनी विच सीजेस टू फुलफिल द अबव कंडीशन, यानी ये तीन कंडीशन जो है
तीन में से एक भी कंडीशन जो है अबव कंडीशंस अंडर सेक्शन 135 सेक्शन 1 फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, यानी कि ठीक है, शेल नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी एंड नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेक्शन 135। यानी इसका सिंपल कहने का मतलब अगर किसी कंपनी में इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस पर सीएसआर का लॉ लग जाता है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 लग जाता है, उसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, वो बना लेती है। लेकिन उसके अगले 3 साल तक या फिर उसके बाद भी कभी 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो अपनी सीएसआर कमेटी को बंद कर सकती है और उसको सीएसआर के अंदर एक्सपेंडिचर करना भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। चलो आगे चलें, समझ आती है इतनी बात? चलें सर आगे चलते हैं। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, 3 या 3 से ज्यादा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर भी चल सकते हैं। कंपनी में अगर 2 ही डायरेक्टर हैं तो दोनों सीएसआर कमेटी के पार्ट होंगे या सीएसआर कमेटी के मेंबर होंगे। तो यानी कि वो कंपनियां जिस कंपनी में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर हैं तो 3 डायरेक्टर तो हमारे इंडिपेंडेंट 3 डायरेक्टर हमारे सीएसआर कमेटी में होंगे, जिसमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है तो, यानी रिक्वायर्ड है तो हम कर रहे थे आगे कि अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, यानी कि सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर 2 ही डायरेक्टर है तो 2 होंगे। और अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है, तो उस कंपनी के अंदर जो सीएसआर कमेटी बनेगी उसमें 3 में से कम एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। 3 और मोर डायरेक्टर, 1 मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। For unlisted public company or private company which does not require to appoint an independent director, यानी कि does not required to appoint independent director, shall have CSR committee without independent director, यानी कि CSR कमेटी होगी बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी क्या होती है? 3 तरह की ड्यूटी होती है, 2 तरह की ड्यूटी होती है देखा जाए तो। एक तो फॉर्मुलेशन करने का, फॉर्मुलेट, और दूसरा रेकमेंड करने का। यानी कि ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी, फॉर्मुलेट और रेकमेंड। सीएसआर पॉलिसी, यानी सीएसआर कमेटी बताएगी कि भी सीएसआर पॉलिसी को फॉर्मुलेट कैसे करना है और रेकमेंड कैसे करना है। विच शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, यानी जो एक्टिविटीज होंगी जो कि अंडरटेकन करी जाएगी बस, ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। यानी कि शेड्यूल 7 में बहुत सारे हमने अभी देखा था, पढ़ा था कि प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो उसमें जो लिखी हुई है वो उसमें से कौन कौन से एक्टिविटीज करनी चाहिए वो सीएसआर कमेटी जो है वो रेकमेंड करेगी और फॉर्मुलेट करेगी। उसके साथ रेकमेंड करेगी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होगा ये भी अभी हम पढ़ते हैं। मॉनिटर करेगी सीएसआर पॉलिसी, यानी कि रेकमेंड करने के बाद, यानी कि रेकमेंड कर दिया, मॉनिटर भी करेगी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन मेड बाय सीएसआर कमेटी, यानी सीएसआर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन करी तो बोर्ड उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी, यानी बोर्ड फिर उसे अप्रूव कर देगा फॉर द कंपनी एंड डिस्क्लोज कंटेंट्स ऑफ सच पॉलिसी इन बोर्ड रिपोर्ट। हमने पढ़ा था बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन क्या था हमारा? सेक्शन 134। सेक्शन 134 हमारा बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन था जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भाई अगर सीएसआर कमेटी पे कोई खर्चा हुआ है, रिकमेंडेशन दी गई है, बोर्ड ने उसे कंसिडर करा है, तो बोर्ड उसे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताएगा, जरूर से बताएगा। उसके साथ साथ वेबसाइट पे भी प्लेस करा जाएगा, कंपनी की जो वेबसाइट है। एंड shall ensure that activities of CSR policy are undertaken by the company, और इंश्योर करेंगे कि भाई वो उस पर काम हो रहा है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उसके बाद अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगी एवरी कंपनी शेल ensure that कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एटलीस्ट, यानी कि कम से कम की परसेंटेज दे रखी है भाई, कम से कम हर कंपनी, यानी जिसपे सीएसआर सेक्शन 135 लग जाएगा उस कंपनी को कम से कम 2% तो खर्चा करना पड़ेगा। कम से कम कितना खर्चा करना पड़ेगा? 2%। पर 2% किस चीज का? एवरेज का। किस चीज का एवरेज? नेट प्रॉफिट का एवरेज। पर एवरेज तो कितने टाइम का निकलता है, यानी 2% करना है एवरेज का नेट प्रॉफिट पर। कितने का एवरेज करना है? ऑफ कंपनी
मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो, ठीक है, उसका 2% कम से कम एटलीस्ट सीएसआर कमेटी पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इफ कंपनी फेल टू स्पेंड सच अमाउंट देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल रिपोर्ट, अगर कंपनी फेल हो जाती है इतना अमाउंट, 2% तक खर्चा नहीं कर पाती है, यानी 2% से कम खर्चा करती है, कम से कम 2% तो करना ही है, 2% से कम खर्चा करती है, याद रखना ये 2% है, इक्वल टू 2% है, यानी कि लेस देन 2% नहीं है कि 2% तक तो करना ही करना है आपको। तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफाई करेगा रीजन की भाई क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये स्पेंड नहीं हो पाए। ठीक है, समझ आता है सर, आगे चलते हैं। कंपनीज में बिल्ड सीएसआर कैपेबिलिटी, यानी कि अब सीएसआर की जो कैपेबिलिटी है उसके लिए बता रखा है, कंपनी जो है वो खुद से सीएसआर की कैपेबिलिटीज बना सकती है। मे बिल्ड सीएसआर कैपेबिलिटी ऑफ देयर ओन पर्सनल, यानी कि कंपनी खुद लोगों को हायर कर सकती है, कंपनी खुद ऑफिसेस खोल सकती है, कंपनी खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है जो भी शेड्यूल 7 में लिखी हुई है, या फिर और थ्रू इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन पहले से ही सीएसआर में लगे हुए हैं उनके साथ मिलकर भी काम कर सकती है। थ्रू इंस्टीट्यूशन विद इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड, यानी कि जिसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, यानी कि किसी पे भी, ये तो कंपनी अपना ही खोल लेंगी एक सेक्शन 80 कंपनी बना के और उसमें पैसे दे देंगी और दिखा देंगी हमने खर्चा कर दिया, यानी कि इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि स्टैब्लिश होना चाहिए विद रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कम से कम 3 साल पुराना तो वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। हाउएवर सच एक्सपेंड यानी जो एक्सपेंडिचर होगा इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडमिन ओवरहेड शेल नॉट एक्सीड 5%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर, यानी कि जो हम सैलरीज देंगे, जो हम खर्चा करेंगे उसके ऊपर, वो सीएसआर के एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि हमने क्या कहते हैं, हंगर या पोवर्टी के लिए हटाने के लिए हमने कुछ चीजें स्टेब्लिश करी, ठीक है, उस पर तो खर्चा कम से कम 2% होना चाहिए। मान लेते 2% आ रहा है 20 लाख रुपए, मान लेते हैं 2% आ रहा है 20 लाख रुपए, और हमने जो सैलरी वैलरी जो पे कर दी वो तो 50 लाख रुपए पे कर दी। सर ये कैसा हो गया, आप जिस मेन काम के लिए खर्चा कर रहे हैं, मेन काम के लिए तो आप खर्चा कर रहे हैं 20 लाख और उसका एक्सपेंडिचर यानी सैलरी उन सब के लिए आप खर्चा कर रहे हैं 50 लाख, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये अलाउड नहीं है। यानी कि कम से ज्यादा 5% हो सकता है। 5% किस चीज का, टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर का, टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर जो है उसके 5% से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस टू सीएसआर, द कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल्स में लिखा हुआ है, दीज एक्टिविटीज आर नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड सर सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट कवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद नवंबर 2016 में आता है मेरे ख्याल से, नॉट कवर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज, ये सारी सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं आएंगी। क्या क्या नहीं आएंगी, सीएसआर प्रोजेक्ट अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं होगा, सीएसआर में नहीं माना जाएगा। सीएसआर एक्टिविटीज दैट बेनिफिट ओनली एम्प्लॉयज, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा, सीएसआर पॉलिसी में नहीं आएगा, सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। एंड देयर फैमिलीज, यानी अगर उनकी फैमिलीज को भी बेनिफिट हो रहा है तो भी नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अमाउंट, टू पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, सर किस चीज का सीएसआर है, कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अलाउड नहीं माना जाएगा। नेट प्रॉफिट, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि कम से कम 2% होना चाहिए नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198, सेक्शन 198 में कैसे निकलता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट शैल नॉट इंक्लूड, यानी ये चीजें इसमें नहीं होंगी। प्रॉफिट फॉर ओवरसीज, यानी अगर हमने फॉरेन प्रॉफिट कमाया तो इसके अंदर नहीं होगा फॉरेन ओवरसीज ब्रांचेस का। एवरेज डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी, अगर किसी अदर कंपनी से एवरेज डिविडेंड में रिसीव हो रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा इन इंडिया, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 135, यानी कि अगर किसी ऐसी कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है जो पहले से ही सीएसआर पे एक्सपेंडिचर कर चुकी है, ठीक है, ये कंपनी है ए, ये सीएसआर पे एक्सपेंडिचर कंपनी, ठीक है, इसने डिविडेंड पे करा और डिविडेंड पे करा कंपनी बी को, तो ये इसकी इनकम है, ये इनकम हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं लेंगे, ये इनकम हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं लेंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चले सर आगे। रिपोर्टिंग क्या होगी सर, रिपोर्टिंग बोर्ड रिपोर्ट कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 एंड रूल्स, यानी कि जो सेक्शन 135 में आता है रूल्स में आती है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 शैल इंक्लूड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर,
एक एनुअल रिपोर्ट होगी CSR के ऊपर अलग से। फॉर फॉरेन कंपनी बैलेंस शीट फाइल्ड शेल कंटेन एनेक्चर, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ही फॉरेन कंपनी के अंदर एनेक्चर होगा रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑन CSR। ठीक है, अब शेड्यूल 7 में कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो लिखी हुई है, यानी शेड्यूल 7 में कुछ एक्टिविटीज तो बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखी है कि कंपनीज जो हैं वो ये सारी एक्टिविटीज कर सकती है, इसको हम CSR के अंदर मानेंगे, अच्छे से मानेंगे। कौन कौन सी है? इरेडिकेटिंग हंगर, पुअर्टी, malnutrition, promotion healthcare and sanitation, and making available safe drinking water, promoting education including special education and employment, enhancing vocational skills especially among children, women, elderly and differently abled, and livelihood enhancement projects, rural development projects, training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports and Olympic sports, जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरिंग वुमेन। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, आपको लग रहा होगा, पर ये आ सकता है एग्जाम में पढ़ रहे हैं। वो पूछ सकता है कौन कौन से हैं जो शेड्यूल 6 में लिखे हुए हैं जिसपे खर्चा करा जा सकता है CSR पे। ठीक है, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आपसे अगर कोई कंपनी का काम आता है, CSR उसमें एप्लीकेबल होता है, वो पूछते हैं हम किस किस पे खर्चा कर सकते हैं, तो आप उसको बताएंगे सर CSR कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, फिर CSR कमेटी को आप बताएंगे सर इस पे खर्चा, इस पे आप कर सकते हैं, ये सारी शेड्यूल 7 में लिखे हुए, तो आपको पता होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल्स फॉर वुमेन or orphans, setting up old age home, day care centers and such other facilities for senior citizen, and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward group। आगे चलते हैं सर। MCA की नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 2 2014, 18 जून को आई थी। उसमें क्या लिखा हुआ, क्लैरिफाई करा था, CSR एक्टिविटीज मस्ट रिलेट टू शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि CSR एक्टिविटीज शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। CSR activity should be undertaken by company in project or program mode। in project और program mode का मतलब क्या है? in project और program mode मतलब this means does not count, क्या काउंट नहीं होगा? वन ऑफ इवेंट, यानी कि एक बार में ओवर, यानी एक बार अगर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने CSR कमेटी या CSR एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी कि ये प्रोग्राम आपका चलता रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। दिस मीन्स डज नॉट काउंट वन ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल, मैराथन करवा दिया, एक बार में खत्म हो जाता है, अवार्ड दे दिया, चैरिटी दे दी, कंट्रीब्यूशन दे दी, कोई एडवर्टीजमेंट कर दी, ऐसा नहीं चलेगा CSR के लिए, आपके लिए ये सब CSR एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि पहले तो रूल में कहा कि भाई एज पर शेड्यूल 7 होना चाहिए, क्या कहते हैं, वन ऑफ इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम होना चाहिए पूरा इसका। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंपनी अंडर एनी अदर एक्ट वुड नॉट कवर्ड, यानी कि अगर किसी और एक्ट के अंदर खर्चा कोई कंपनी करती है तो वो इसमें कवर नहीं होगा, CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। जैसे लेबर लॉ या फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कोई खर्चा अगर करती है तो। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज, यानी कि अगर हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, CSR के लिए अलग से ऑफिस बनाया है, उसके लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे हैं, तो सैलरीज फॉर वर्क ऑन CSR प्रोजेक्ट और अमाउंट पेड टू वॉलंटियर्स, यानी कि जो अगर हमने नहीं करा, यानी कि वॉलंटियर्स लिए हमने पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स को हायर करा है फॉर CSR पॉलिसी, विल बी एंटाइटल टू कवर अंडर एक्सपेंस एज पर सेक्शन 135, यानी कि उसको हम एक्सपेंडिचर मान लेंगे, CSR का एक्सपेंडिचर मान लेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर उसको माना जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 1 एक केस आता है, केस ये मैं कहूं कि एक सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि एक फॉरेन कंपनी है, एक्सपेंडिचर इनकर बाय फॉरेन कंपनी होल्डिंग, यानी होल्डिंग कंपनी है फॉर CSR एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, यानी कि एक फॉरेन कंपनी है जो कि एक्सपेंस इनकर करती है, ठीक है, और ये होल्डिंग कंपनी है, किसकी होल्डिंग कंपनी है? एक सब्सिडरी इंडियन कंपनी की। ठीक है, और खर्चा करती है CSR पे। कैसे खर्चा करती है? इसने इसको पैसे दिए, यानी कि ये सब्सिडरी और ये होल्डिंग कंपनी, इसने खर्चा करा CSR पे और इसको पैसे दिए और इसके थ्रू खर्चा हुआ, यानी कि सब्सिडरी के थ्रू खर्चा हुआ। सच एक्सपेंडिचर विल क्वालिफाई ऑन CSR। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर क्वालिफाई होगा एज पर CSR, यानी कि देखो फॉरेन कंपनी खर्चा कर रही है लेकिन वो इसके थ्रू खर्चा कर रही है, तो इस कंपनी के लिए, यानी कि दैट सब्सिडरी इंडियन कंपनी वुड बी एंटाइटल्ड, दैट एक्सपेंडिचर विल बी कंसिडर्ड एज अ
CSR expenditure. Such expenditure will qualify as CSR expenditure spent by Indian subsidy if CSR is rooted through Indian subsidy, यानी कि रूट होना चाहिए थ्रू इंडियन सब्सिडी। तो CSR एक्सपेंडिचर इन इंडिया होना चाहिए, वैसे भी आउटसाइड इंडिया तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। अब अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसे हमने कोई बनाता है जो कि एक्सक्लूसिवली बिल्कुल ही CSR एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं, शेड्यूल 7 पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन देती है कंपनी तो वो CSR एक्सपेंडिचर में क्वालिफाई अच्छे से हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस ऑफ अ ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, एनी अदर, दिस विल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर। इसको CSR एक्सपेंडिचर हम मान लेंगे। क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ऐसे किसी को भी नहीं दे देंगे। क्रिएटेडली एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ ये CSR एक्टिविटीज को अंडरटेक करने के लिए बने हुए हैं और रिलेटेड टू एक्टिविटीज अंडर शेड्यूल 7। उसके बाद आता है सेक्शन 136, यानी सेक्शन 135 हमारा खत्म हो जाता है। सेक्शन 136 आता है राइट ऑफ ए मेंबर टू कॉपीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 136 क्या कहता है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर मेंबर को, हर शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज दी जाएगी विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन 101। सेक्शन 101 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाती है, हम बाद में पढ़ेंगे। अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दोगे। इफ एनी ऑडिटर रिपोर्ट भी जाएगी। एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अनेक्स्ड, जो कि अनेक्स्चर लगेगा, और अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि क्या क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। 4 चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट, जो कि अटैच होंगी, ठीक है, विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर लेड बिफोर द कंपनी, जो कि कंपनी के सामने रखी जाएगी, या मैं कहूँ कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिखाई जाएगी इन इट्स जनरल मीटिंग। शैल सेंट टू एवरी मेंबर, हर मेंबर को दी जाएगी। शैल सेंट टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, टू एवरी ट्रस्टी, यानी किस किस को दिया जाएगा? हर मेंबर को दिया जाएगा, ट्रस्टी को दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर के, एंड टू ऑल पर्सन सो एंटाइटल, और हर उस पर्सन को जो भी एंटाइटल होगा। नॉट लेस देन 21 days बिफोर AGM, यानी कि कम से कम 21 दिन पहले, AGM के 21 दिन पहले उनको मिल जानी चाहिए। किस किस को? मेंबर्स को,